अपने 9th क्लास है और 9th क्लास में आज किताब भी इनको पढ़ानी है, राजनीति से संबंधित किताब है। लेकिन उनसे पहले एक ये पेपर दे के आए हैं कल, और स्कूल का नाम है सरस्वती स्कूल सावा, जिसमें इनका जनरल नॉलेज का कोई पेपर हुआ है, जिसमें हिंदी भी आई है, साइंस भी आई है, मैथ्स भी आया है और सामाजिक विज्ञान, साथ में अंग्रेजी भी है। अंग्रेजी भी है। तो आप सभी विद्यार्थियों में कौन कौन पेपर दे के आए हैं? हाँ, इधर ये देखो सारे बच्चे 9वीं क्लास से। इनमें कहने का मतलब है प्रतिभा, अपनी जो प्रतिभा है निखारने के लिए ये पेपर दे के आए हैं। और मैंने भी वो पेपर देखा, बहुत ही शानदार उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं और ये बच्चे भी बता रहे हैं कि पेपर हमारा बहुत अच्छा रहा। तो आप से मैं पूछ रहा हूँ, एक बात पूछ रहा हूँ कि जैसे अपन सामाजिक पढ़ाते हैं तो सामाजिक में जो बातें बताई जाती है, सामाजिक का जो सिलेबस है उसके अलावा कुछ बातें आपको और एक्स्ट्रा जो बताई जाती है, जीके की बातें बताई जाती हैं, उनमें से भी कुछ प्रश्न आए क्या? तो मेरा मूल उद्देश्य क्या होता है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस टाइम में आपको जब ये जो क्लास की बात है, किताब की जो बात है, उसके अलावा कुछ अन्य मैं जानकारी आपको देता हूँ। उसमें जैसे कोई भी बात हो गई जनरल नॉलेज से संबंधित, तो एक जनरल नॉलेज किताब का प्रश्न है, उसके साथ में 3 जनरल नॉलेज के प्रश्न में जोड़ता हूँ। तो आपके कितने प्रश्न याद होने चाहिए? 4 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4। तो एक तो किताब वाला हो गया और 3 मेरे वाले हो गए। और कहते हैं कि धीरे धीरे ऐसे प्रश्नों के जो उत्तर है उनका स्टोरेज बढ़ता जाता है और कहते हैं बूंद बूंद से क्या होता है। और ये सबसे ज्यादा मायने कब रखता है? ये मायने तब रखता है जब आप क्लास में बैठे हो और जब अध्यापक पढ़ा रहा हो, तो उस टाइम बिल्कुल आपका ध्यान एकदम किताब में और अध्यापक जो बातें बता रहा है उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ध्यान रखोगे तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी कई बार मैं बीच बीच में जैसे अपना सिलेबस से पूरा हो चुका है, एक पाठ रहा है, 2 पाठ रहे हैं, तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि सर एक कोई बढ़िया सी मोटिवेशनल कहानी सुना दें। तो अपने भारत के रतन, जिनका नाम रतन टाटा है, उनके ऊपर एक प्रेरक प्रश्न है और वो प्रेरक प्रश्न मैं सुनाना चाहता हूँ। उसमें भी कुछ आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और जीवन का जो जीने का जो दृष्टिकोण है वो उसमें भी आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि आज के समय में क्या है कि दुनिया सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रही है, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इतनी जगह जगह चोरी हो रही है, डाका डल रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, यानी नैतिकता भ्रष्ट हो चुकी है। तो उस व्यक्ति के आप विचार इस कहानी के माध्यम से सुनेंगे और मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास ये कहानी आएगी। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप अमल करेंगे और कमेंट्स जरूर करेंगे। और आपकी भी जिम्मेवारी है कि जितने ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि मैं और बढ़िया अच्छी जानकारी दे सकूँ आपको। तो मैं अब कहानी पे आता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक जो रेडियो वाला होता है वो टेलीफोन पे रतन जी टाटा से साक्षात्कार लेता है, इंटरव्यू बोलते हैं जिसको। इंटरव्यू में ये पूछता है रतन जी टाटा को कि आपको जीवन में खुशी कब कब मिली? हमें भी क्या चाहिए? खुशी चाहिए। सारी दुनिया किसके लिए दौड़ती है? खुशी के लिए दौड़ती है। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हम भी ये सोचते हैं कि हम भी पढ़ लिख कर अच्छा पैसा कमाए, अच्छा रुतबा हो, हमारे जीवन में खुशी खुशी हो। तो रतन जी कितनी खुशियों से गुजरे बताते हैं? 4 खुशियों से। जीवन में 4 ऐसे क्षण आते हैं जिसमें खुशियों से वो गुजरे हैं। लेकिन असली खुशी कब मिलती है वो भी इस कहानी के माध्यम से आप ध्यान से सुनिए। तो रतन जी कहते हैं कि शुरुआत में मैंने बिजनेस शुरू किया तो सबसे पहले मेरे मन में ऐसा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धन हो। क्या हो? धन हो, संपदा हो, ताकि मेरे जीवन में खुशी खुशी आए। तो वो मेरे पास से उस टाइम धन और संपदा, मतलब मैं भारत का बहुत अमीर आदमी था, अभी भी अमीर आदमी है खैर। तो वो मेरे साथ पास सारी चीज़ें आ गई, धन संपदा जितनी भी चीज़ें हैं वो आ गई, लेकिन मेरे को असली खुशी नहीं मिली।
उसके बाद में दूसरा खुशी का जो क्षण लिया मैंने, वो ये लिया कि जितने भी ब्रांडेड चीजें हैं संसार के अंदर, जैसे कार है, कपड़े हैं और हैं, उनको मैंने इकट्ठा करना शुरू किया। इकट्ठा करने के बाद में तो देखा जीवन में उनसे भी खुशी नहीं आई। खुशी क्यों नहीं आई? क्योंकि भौतिक संसार की जो वस्तुएं हैं, जो चमक धमक वाली जो वस्तुएं हैं, उनकी खुशी थोड़ी देर के लिए रहती है। उसके बाद में तीसरा क्षण ऐसा आता है जिसमें रतन जी खुद कहते हैं कि 95% भारत और डीजल का जो आपूर्ति करने वाला खुद रतन जी टाटा के पास में था। कौन कौन से देश में? भारत में और अफ्रीका में। आप सपोज कीजिए कि अफ्रीका कितना बड़ा है, भारत कितना बड़ा है। 95% डीजल जो आपूर्ति करता था, कौन करते थे? वो रतन जी टाटा करते थे। और उसी के साथ एक और हुआ। वो क्या हुआ कि जो एशिया है, एशिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी किसके पास थी? जमशेदजी टाटा के पास। पूरा कंट्रोलिंग उनके पास में था। और एक और बता देता हूँ, बीच में मैं आपको जीके का प्रश्न जोड़ रहा हूँ उसमें, कि जमशेद जो ये मतलब रतन जी टाटा हैं, इनके परिवार में जमशेद जी टाटा हुए हैं, तो उनके नाम पे और अपने भारत में एक शहर का नाम पड़ा, उसका नाम है जमशेदपुर। तो आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि लो इस्पात कारखाना का एक स्थान बताइए, तो क्या बताओगे आप? जमशेदपुर बताओगे। तो जीके का प्रश्न है, क्या दोगे मैं इस प्रकार जैसे नक्शे में बनना है, जमशेदपुर स्पेशल शहर बस गया। अब कितनी खुशियों की बात आ गई, 3 खुशियों के चरणों से गुजरे। तीसरी खुशी क्या कहती है वो देखो, ध्यान से सुनना। एक दिन क्या हुआ कि रतन जी के पास में एक मित्र का फोन आता है और मित्र कहता है कि रतन जी आप ऐसा करो कि कुछ विकलांग बच्चे हैं और उन बच्चों को व्हील चेयर देनी है। विकलांग होते हैं ना, उनके 3 टायरों वाले वो व्हील चेयर होती है, चलते बैठ के चलते हैं, उनको व्हील चेयर देनी है आपको। तो कितने बच्चे हैं? 200 के लगभग बच्चे हैं। तो ठीक है, मैं भिजवा दूंगा 200 व्हील चेयर भिजवा दूंगा। तो उनके जो मित्र थे उन्होंने क्या कहा कि आपको भिजवाना नहीं है, आपको वहां पे क्या करना है? जाना है, उन बच्चों के पास में बैठकर और उनको मतलब चलाना सिखाना और अपने हाथ से बैठ करना है। तो जमशेद जी बाकायदा वहां पे जाते हैं और 200 विकलांग जो बच्चे हैं उनको वो क्या करते हैं? व्हीलचेयरें भेंट करते हैं। तो क्या देखते हैं वो ये देखते हैं कि बच्चे इतने खुश हो गए कि बच्चे जैसे कोई पिकनिक स्पॉट पे आए हुए हैं, पिकनिक बनाने के लिए आए हैं, उन बच्चों के मुख पर इतनी खुशी होती है। तो जमशेद जी टाटा उनके मुख की तरफ देखकर, उनके चेहरे की तरफ देख कर और उनके जो जीवन जीने का जो दृष्टिकोण था वो पूरा का पूरा क्या हो गया? बदल गया कि जीवन की खुशी तो असली इसी में है। और एक और मैं आपको बता देता हूँ रतन जी के बारे में, आपको जानकारी नहीं हो, जितना जो पैसा कमाते हैं वो ट्रस्टी में गरीब लोगों के लिए उनका आधे से ज़्यादा पैसा लोग गरीब लोगों में पड़ता है। पैसा इकट्ठा नहीं करते और कुंवारे हैं अभी तक। इतना पैसा मतलब कंपनी जगह जगह इनकी कंपनियां हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में गरीब लोगों की सेवा में उनका पैसा जाता है। क्या पता उसी सीख से उनको ये शिक्षा मिली हो। फिर क्या होता है? एक और बड़ी घटना होती है वहीं पे। क्या होती है? जब बच्चों को ये देख लिया पूरा बांट दी सारी, लेकिन जब चलने लगते हैं रतन जी टाटा तो एक बच्चा उनका पैर पकड़ लेता है। तो रतन जी छुटाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा पैर नहीं छोड़ता है। फिर कहता है कि बेटे आपको और क्या चाहिए? बच्चा भावुक होकर कहता है कि मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहता हूँ? चेहरा देखना चाहता हूँ। और चेहरा किस लिए देखना चाहता हूँ? कि जब स्वर्ग में अपनी मुलाकात हो तो मैं आपका चेहरा देख कर और मैं आपको पहचान सकूं और मैं आपको क्या कह सकूं? दोबारा धन्यवाद दे सकूं। एक बार तो उन बच्चों ने धन्यवाद दे दिया था, दोबारा क्या कह दे सकूं मैं आपको? धन्यवाद। तो उस बच्चे की बात सुनकर और रतन जी जो टाटा है वो इतने भावुक हुए कि वास्तव में जिंदगी तो ये। तो इससे जो ये शिक्षा है, इस शिक्षा से रतन जी ने बहुत कुछ सीखा लाइफ में। तो हम भी इस कहानी के कहने का तात्पर्य यही है कि हम भी अपने जो जितने भी सक्षम हैं,
जितने भी काबिल हैं, जरूरी नहीं है कि हम जब भी माने हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तभी हम हेल्प करें, थोड़ा बहुत कुछ हो तब भी अपन छोटी मात्रा में भी अपन क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो उनके जो जीवन का जो नज़रिया है रतन जी का, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस संसार में भी ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा नज़रिया रखते हैं और गरीब लोगों की क्या करते हैं, वो सहायता करते हैं। और कहते हैं ना कि जो काबिलियत होती है ना, काबिलियत जब आदमी को सफलता मिलती है उस टाइम बजाएगी तालियां, मायने नहीं रखती। जब आदमी मुसीबत में होता है या उनको आवश्यकता होती है या कोई प्रॉब्लम में आ जाता है तो उसके ऊपर जो पीठ के ऊपर जो व्यक्ति हाथ रखता है वो मायने ज़्यादा रखता है। तो आप इस कहानी के माध्यम से एक नैतिक शिक्षा के रूप में आप जब भी काबिल इंसान बनो, काबिल कोई जरूरी नहीं कि बड़ा आदमी बनो आप और मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो, जब भी सेवा करने का मौका आए तो ये मन में ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तब मैं सेवा करूँगा। छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं और छोटी छोटी सेवा से बड़ी बड़ी सेवा होती है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनके महापुरुषों के आपको क्या पढ़नी चाहिए, जीवनियाँ पढ़नी चाहिए। जैसे मदर टेरेसा है, साधारण बिल्कुल एकदम, लेकिन उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो शरीर है वो क्या किसके लिए समर्पित कर दिया, मानवता के लिए समर्पित कर दिया और उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया, संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार। तो ऐसा जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए। तो ये जो सी कहानी बताई है, कहानी अगर आप ध्यान से सुनते हो, इसी प्रकार कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाते हैं तो उस टाइम सारी बातें आप ध्यान से सुनो तो आप भी बड़े इंसान बन सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि जो मैंने जो कहानी सुनाई है इसके माध्यम से आप में से भी कई विद्यार्थी हैं जो बोलना चाहेंगे तो उनकी तरफ आप कैमरा कीजिए। कोई भी विद्यार्थी जैसे भी विचार आते हो कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली तो वो बोल सकते हैं। हाँ, कोई भी विद्यार्थी। हाँ, इधर अंकित का मन कर रहा है। सर एक लाइन बोलना चाहता हूँ। हाँ, एक लाइन पास में करो, लाइन बच्चों को सबको भी सुनाई दे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एकदम बहुत शांति से अच्छी प्रकार सुना है। हाँ बोलो। खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती, मानवता से मिलती है। ये मिली। खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती, किससे मिलती है, मानवता से। पैसा आने जाने चीज़ है लेकिन इंसान है ना, इंसान की कदर करोगे आप। इंसान की कदर कब होती है, जब वहाँ से वो इंसान चला जाता है, बाद में पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। इंसान को रहते हुए इंसान की क्या रखनी चाहिए, कदर। अपने परिवार में भी ऐसा ही होता है। हाँ, और कोई भी विद्यार्थी। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं कि एक या दो बोल दिया आप। मैं यह कहना चाहूँगा कि मानव का जीवन में दृष्टिकोण होता है, यानी नजरिया होता है, वो प्रतिबिंब के समान होता है। और लाइफ इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एटीट्यूड्स। वेरी गुड। अब देखो अपना जो नजरिया, आदमी का जो नजरिया है वैसे हमें क्या दिखाई देगी, दुनिया दिखाई देगी। जैसे हमने काला चश्मा पहन लिया तो हमें दुनिया कैसे दिखाई देगी, काली दिखाई। अगर हमने नीला पहन लिया तो क्या होगा, नीला दिखाई। और हम ऐसा सोचेंगे कि दुनिया अच्छी है तो सारी दुनिया हमें क्या लगेगी, अच्छी लगेगी। तो नजरिए पे डिपेंड करता है सारा से सारा। अब कई लोग मैंने देखे हैं कि हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं। नेगेटिव बात करने वालों से मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि उनसे आप दूरी बना के रखें। ऐसे दोस्तों से भी दूरी बना के रखें, क्योंकि नेगेटिव एक प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम ही क्या है कि हम नेगेटिविटी अगर अपने मन में रखेंगे तो अपने चारों तरफ नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाएगी चारों तरफ। और अगर पॉजिटिविटी, सकारात्मक बातें, सकारात्मक अच्छी अच्छी बातें रखोगे, दिमाग में सोच में रखोगे तो सारी आपके जो माहौल है वो कैसा हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। जैसे दारू पीने वाले होते हैं तो दारू पीने वाले के पास में कौन से मिलेंगे, सारे दारू पीने वाले मिलेंगे। तो वो एक प्रकार की नेगेटिविटी का उदाहरण बता दिया। अच्छे संत हैं, संतों के पास में रहो, सत्संग में रहो तो अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी। और आपके नज़रिए पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आपका नज़रिया अच्छा है, आपकी सोच ऊंची है तो आप कितने भी बड़े जो इंसान हैं वो अपने लाइफ में बन सकते हो। क्योंकि मतलब संसार में कितने लोग, महान लोग बड़े हैं, उनकी जीवनी। हाँ, इधर लड़कियों में भी बोलेंगे। कौन बोलना चाहेंगे, कोई भी इधर बोलेंगे, जिसका भी मन करता हो वो बोले। कोई नहीं बोल रहा।
थोड़ा सा एक क्लास का थोड़ा सा पूरा ले इधर और फिर इसको क्लोज करते हैं। मन में मत रखना, जिसको बोलना है तो बोल दे। और आपको जो नैतिक शिक्षा की जो कहानी है वो कैसी लगी? अच्छी। अपने जीवन में उतारोगे? यस सर। मानव की सेवा करना अपना क्या है? परम धर्म है। ऐसा है जो मतलब कमजोर तबके के लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। हाँ, और कोई विद्यार्थी बोलना चाहे तो बोल सकते हो। हाँ, जतिन बोलना चाहेगा।